ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए भारत में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में नई पहल और प्रमुख योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला के साथ आकाशवाणी संवाददाता हिमानी राणा की विशेष बातचीत। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री माननीय परषोत्तम रुपाला जी। मंत्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्ते, राम राम। भारतीय समाज में डेयरी और दुग्ध उत्पादन एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 8 सालों में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आपके विभाग की क्या क्या प्राथमिकताएं रही हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं। हमारे दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हम सबों के लिए और देश के पशुपालकों के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि आज विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश वो भारत है। यहाँ तक की जो यात्रा है, इसको अगर आप थोड़ा तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम आजाद हुए और तब हमारा उत्पादन कुल 17 मिलियन टन जैसा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा, आज की तारीख में हमारे दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हम विश्व में नंबर 1 पर हैं, ये कहते हुए हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। और इसकी वजह क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी की जो दूरंदेशी है और प्रायोरिटी है, उसी में उन्होंने ग्रामीण भारत को उठाने का प्रयास किया है। कृषि इनकी प्रायोरिटी रही और कृषि के चलते पशुपालन अपने आप में उसके एलाइड सेक्टर के रूप में प्रायोरिटी में आ गया और पशुपालन क्षेत्र को फोकस करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग को भी स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया, जो पहले नहीं था। अब पशुपालन विभाग एक स्वतंत्र मंत्रालय है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के पशुपालकों के लिए और पशुपालन क्षेत्र के लिए इस कोरोना वैक्सीन से 1 साल पहले पूरे देश के पशुओं को कुछ अपनी जो बीमारियां हैं, जैसे मुंह पका, खुर पका, ब्रुसोलेसिस, ऐसी बीमारियों से हमारे देश के पशुपालक और उनके पशुधन को बहुत आपत्तियां आती थी। उन सभी का कॉग्निजेंस लेते हुए सारे देश के मवेशियों को वैक्सीनेट करने का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ले लिया। दूसरी बात, बड़ी बीमारियों से अपने पशुपालन क्षेत्र को बचाने का और उसको मदद करने का निर्णय हुआ, मगर फिर भी एक दिक्कत रहती थी कि जितनी हॉस्पिटल्स और वेटरनरी सर्विसेज वो दूर दराज के इलाकों में उपलब्ध नहीं थी। अब पशु बीमार है कहीं दूर गांव में, पशुपालक उससे परेशान है, करे क्या? पशु को तो वो मूवमेंट नहीं करा सकता और कभी कभी तो ऐसी चीज होती है कि उसके पांव में ही दिक्कत है, तो वैसे भी पशु को ट्रांसपोर्ट करना दिक्कत वाली बात। तो इनका कोई अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। 1962 एक पशु एम्बुलेंस का नंबर है और पूरे देश के पशुपालकों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4000 से ज्यादा एम्बुलेंस भारत सरकार के खर्चे से मंजूर कर दी है और सारे राज्यों को अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से हमने इनको पैसे उनको भेज दिए हैं। कई राज्यों ने एम्बुलेंस को शुरू भी कर दिए हैं और ये पूरे देश में ये नंबर से एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है। इसी के चलते इन बदलावों के साथ इस देश के पशुपालन में हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारा जो पशुपालक है उसको अपने पशुपालन के क्षेत्र में और भी मदद देने के लिए टेक्नोलॉजी उनके द्वार तक पहुंचाने का ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नस्ल सुधार हेतु आपका विभाग क्या कार्य कर रहा है। नस्ल सुधारना का जो कार्यक्रम है वो ही टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इंटरवेंशन करने का कार्यक्रम है और इसी के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसको कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए। अब कृत्रिम गर्भाधान, आज मैं पशुपालकों के साथ बात कर रहा हूं तो ये सब लोग तो मुझसे भी अच्छी तरह जानते हैं, जब भी उनकी फीमेल गाय है या भैंस है जो भी रखता है, यदि उनको कृत्रिम गर्भाधान क्यों कराना है? क्योंकि अच्छे नस्ल के सीमेन से उनके वहां अच्छी नस्ल के बछड़े हो सकते हैं, अच्छी नस्ल की गाय बच्चियां आ सकती हैं। उसके लिए उनको सिलेक्टेड मेल का सीमेन चाहिए। पशुपालक सभी अच्छी तरह जानते हैं जब उनकी फीमेल वो हिट में होती है तभी उसको इंसेमिनेशन करना होता है। अब उनका और वेटरनरी सेंटर का डिस्टेंस होता है,
तो वहां तक यदि वो इनको पैदल लेके चला जाएगा, तब तक तो उनका ये जो मेटिंग पीरियड होता है वो फिनिश हो जाता है, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बेनिफिट नहीं होता है। ये टेक्निकल बात है, ये पशुपालक भी जानता है, हमारे वेटरनरी के लोग भी जानते हैं, मगर इनमें गैप्स थे। अब इन गैप्स की पूर्ति करने के लिए ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट का सहारा ले सकते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा हमारे पशुपालकों को कि जो 108 एम्बुलेंस है वो एक्सीडेंट के लिए बनाई गई थी। उसका कॉन्सेप्ट था एक्सीडेंट जिन लोगों का होता है रास्ते में उनको हॉस्पिटल तक जल्दी से पहुंचाने के लिए, दूर दराज के खेतों में किसी को जानवर ने काट लिया तो उसको सारवार देने के लिए, उपयोग में लाने के लिए बनाई गई थी। मगर मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने गुजरात में से एक फिगर निकाला था उनके कॉल डेटा का। उस डेटा में से जानने को मिला था कि आज 108 को गुजरात के डेटा के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा कॉल एक्सीडेंट के बजाय महिलाओं को प्रसूति के लिए हॉस्पिटल में ले जाने के आते हैं, और इसमें ही इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में तो होता ही होता है, मगर बाय प्रोडक्ट ये अच्छा एक काम इनसे अपने को मिल गया है। ऐसे ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट जो 1962 नंबर मैंने आपको दिया, वो भी लोगों को पशुओं की सारवार के लिए तो काम में आएंगे ही आएंगे, मगर ये सबसे ज्यादा इनका उपयोग होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने में। आईवीएफ एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी का जिक्र करते हो और सुनने में आता है, वही प्रयोग अब हम गाय और भैंस के लिए भी कर सकते हैं। इसको आईवीएफ टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे वेटरनरी साइंस के लोग कहते हैं, मगर उसी से एम्ब्रियो ट्यूब में ही बनाकर किसी साधारण गाय के अंडाशय में, उसके गर्भाशय में डालकर उसके बच्चे को जन्म देने का काम कर सकते हैं। तो एक ही गाय से एक साल में 10-15 से अधिक बच्चे भी लिए जा सकते हैं। मंत्री जी, आपने बात की कि हम किस तरह पशुपालकों की आय में वृद्धि करेंगे, तो इस क्षेत्र में एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का क्या योगदान है? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया है और वो 17,000 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी राशि प्रधानमंत्री जी ने आवंटित करके रखी है, और उसी के जरिए उसमें से सॉफ्ट लोन दी जाती है, उसी में से उसको इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट भी दिया जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी जो चाहिए तो राज्यों को भी ये हम सहायता दे सकते हैं, इंडिविजुअल्स को भी ये सहायता दे सकते हैं, समूह होते हैं जो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे कोऑपरेटिव्स जो होते हैं, उन सबके लिए भी ये फंड का प्रावधान करके वो लोग इसका बेनिफिट लेकर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता इनमें जरूरी है उनके लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। और ये फीड में भी काम में आ सकता है, फोडर के काम में भी आ सकता है, प्रोसेसिंग के काम में भी आ सकता है, और सारे जितने भी हमारे पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सारे के लिए ये फंड अवेलेबल है। सर, आज के समय में हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है उसका एक बड़ा कंसर्न है कि दूध में मिलावट काफी है, तो इस मिलावट को रोकने के लिए आपका विभाग क्या कदम उठा रहा है? मैं मानता हूं कि इसका साधारण आदमी जो पशुपालक हैं उनसे भी इनका कंसर्न है, और उपभोक्ता जो है उनको भी इनसे बहुत कंसर्न है। उनको भी चाहिए कि वो उसका गुणवत्तापूर्ण दूध उसको मिल रहा है कि नहीं। इसको सुनिश्चित करने के लिए ये भी मैं कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि आप समस्या का समाधान करने हेतु टेक्नोलॉजी का महत्तम प्रयोग क्या कर सकते हैं, तो इसी के हेतु हमने एक डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की भी प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इसी फंड के आधार पर हम टेक्नोलॉजी को गांव तक, जो प्राइमरी पैक्स हैं हमारे, जो दूध कलेक्शन के सेंटर हैं कोऑपरेटिव्स के, जो गांव में एकत्रित करते हैं दूध, वहीं ही वो उसको मशीन हम देना चाहते हैं कि वहीं से ही वो टेस्टिंग करके ही कलेक्ट करे। जहां पशुपालक अपना डेयरी फार्मर जो अपना दूध देने के लिए ही आ रहे हैं वहीं उसका टेस्टिंग हो जाएगा, और वहीं से ही पता लग जाएगा कि ये गुणवत्ता युक्त है या इसमें कोई चीज है। तो प्राइमरी स्टेज से ही इस कलेक्शन को और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देने के लिए इस DIDF फंड से हम सारे देश के कोऑपरेटिव्स को रकम देने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही नॉर्मल इंटरेस्ट से उनको ये राशि मुहैया हम करा रहे हैं, और कोऑपरेटिव्स इनका बहुत बड़ा बेनिफिट उठा भी रहे हैं। 1 दिसंबर से
भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका विभाग G20 से जुड़े देशों से किन किन क्षेत्रों में कोऑर्डिनेशन की अपेक्षा करता है। ये हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है। ये कहने सुनने से ही हमें बड़ा आह्लादक लगता है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब G20 का यजमान भारत हो रहा है तो बड़ी गरिमापूर्ण बात है। तो आज हमारे डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें से हम चाहेंगे कि हमारा जो अमूल है, जो आज इतनी बड़ी 60,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बन गया है, कोऑपरेटिव्स है और वर्ल्ड को दिखाने जैसा ये मॉडल है। आपको मैं बताना चाहूंगा और हमारे देश के पशुपालकों की जानकारी के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी उत्पादक को अपने उत्पादक चीज का रियल वैल्यू कितना मिलता है, तो ये आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि अमूल मॉडल के माध्यम से हम 75% से ज्यादा रियल वैल्यू उस उत्पादक को मुहैया करा सकते हैं। वो विश्व में किसी जगह पे नहीं है, कोई भी कंपनी या किसी भी देश में आज इतना हमारे दूध उत्पादक को जो वैल्यू मिल रहा है वो कहीं पे नहीं मिल रहा। इस G20 के प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में कोशिश करेंगे हमारे विभाग की ओर से, तो खास करके दुग्ध का प्रोडक्शन और हमारी ब्रीड कुछ है जो भी वर्ल्ड के लिए देखने और परखने जैसी चीज, जैसे कि हमारी गिर गाय है, कुछ हमारे हॉर्सेस हैं, अच्छी नस्ल के हैं, ऐसे हैं। इसको भी हम इन लोगों को इनसे परिचित कराने का और इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके दुनिया के प्लेटफॉर्म तक हमारी इन चीजों को ले जाने का हमारे विभाग की ओर से हम प्रयास करेंगे। और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि नारी सशक्तिकरण भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहता है कि इस क्षेत्र से हम न केवल छोटे पशुपालकों को आगे बढ़ाते हैं बल्कि एक तरह से नारी सशक्तिकरण भी होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा हमारे देश के पशुपालन क्षेत्र में काम कर रहे सभी लोगों के लिए। एक तो ये पशुपालन क्षेत्र जो है उसका यदि श्रम की दृष्टि से इवैल्यूएशन किया जाए, कामकाज करने की दृष्टि से, इसमें मेहनत कौन करता है, तो मैं साफ तौर पे बता सकता हूं कि इसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन ही सबसे ज्यादा है। पशुओं के रखरखाव का, उसको दोहने का, उसमें से दूध निकालने का और उसके दूध में से दही, छाछ, घी वगैरह सब कुछ बनाने का ये छोटे स्तर पर तो माता बहनें ही करती है और भाइयों को तो इसमें बहुत रुचि भी नहीं रहती है और उनसे इतना अच्छा होता भी नहीं है। एक पूरा क्षेत्र ही महिला ड्रिवन है ऐसा कहने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर अब इसमें महिला सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो मैं गुजरात में एक प्रयोग जो हुआ है उसको कोट करना चाहूंगा। हमारे अमूल में और हमारे वहां की कई डेयरियों में एक प्रकार से नई परंपरा शुरू करने का प्रयास किया है कि वहां जो मिल्क का कलेक्शन होता है वो बहनों के नाम पे ही इनके अकाउंट होते हैं और उसका पेमेंट जो है वो अकाउंट में ही करते हैं। दूध संघ के द्वारा निजी अकाउंट में वो पैसे जाते हैं, वो कैश नहीं देते हैं, तो महिलाओं के अकाउंट में ही पैसे जाते हैं। तो एक प्रकार से महिलाओं को आय का और घर की आय का मालिकाना हक इस क्षेत्र में देने का एक प्रयास इस कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से हमने शुरू किया है और हमें लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी एक प्रकार से दिशा है कि कोई एक बहन जॉब करती है और कोई एक बहन वो पशुपालन करती है। हमारे नेतृत्व के बजाय हमारी गौ माता के नेतृत्व में देश का पशुधन विकास करे और पशुधन के विकास में हमारा देश प्रगति करे, यही हमारी ओर से संदेश है पशुपालकों के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरी आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में पशुपालन और का क्षेत्र जो है नई ऊंचाइयां छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे भारत में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में नई पहल और प्रमुख योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला के साथ आकाशवाणी संवाददाता हिमानी राणा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।